नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं कैसे युद्ध लड़ा, क्या था हुमायूं, कैसे इसका हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह होता है, वहीं तक लास्ट तक लेकर जाऊंगा। फिर इसके बाद अकबर आता है, तो आप बने रहिए, देखते रहिए इसी को। तो समझना, हुमायूं के बारे में अगर बात करें तो हुमायूं का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भाग्यशाली। क्या होता है? भाग्यशाली अर्थात लकी। समझना, हुमायूं के बारे में अगर बात की जाए तो हुमायूं का जन्म होता है 6 मार्च 1508 को काबुल में। कहाँ पे? काबुल। और इसके पिता का नाम था बाबर। बाबर का पहला लड़का था हुमायूं। हुमायूं के बारे में अगर देखें तो ये जितना भाग्यशाली अपने पिता के लिए प्रतीक हुआ, उतना ही अपने निजी जीवन में इतना दुर्भाग्यपूर्ण व्यतीत हुआ कि इससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता था। अब समझिए, हुमायूं के राज्याभिषेक के समय जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 को, बाबर मर जाता है। मैंने आपको बाबर का जो पहला पार्ट था उसमें समझाया था कि बाबर ने अपने जीवन में 4 सफर का आक्रमण किए। पहला था पानीपत का, दूसरा खानवा, फिर चंदेली और घाघरा। यानी 26 दिसंबर 1530 को बाबर मर जाता है। इसके बाद ये राज्याभिषेक होता है किसका? हुमायूं का। उसी समय एक लफड़ा निकल के आता है, वो है मीर खलीफा का। हुमायूं के बारे में अगर मैं बात करूं तो हुमायूं ज्योतिष का अंधा भक्त था। 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था और अफीम का शौकीन था और दारूखोर था। सबसे ज़्यादा दारू पीता था, अफीम की पिनक में रहता था। जैसे गाजीपुर में अब चले जाओगे ना, बनारस के पास एक गाजीपुर है, वहाँ पे बंदर भी अफीम को ऐसे सूंघते रहते हैं, बहुत नशा आता है, मज़ा आता है उन्हें। ऐसे ये भी दिन भर अफीम की पिनक में रहता था। कौन? हुमायूं। अब आगे की इसकी कहानी समझो। ये इतना अयास मिजाज होने के कारण कुछ समय बाद जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो इसका राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक के समय एक लफड़ा निकल के आता है, वो था मीर खलीफा का। किसका? मीर खलीफा। मीर खलीफा ये है कौन? अगर देखा जाए तो ये बाबर का विश्वासपात्र सैनिक है मीर खलीफा। मीर खलीफा चाहता है कि मेहंदी राय ख्वाजा इसको बनाना चाहता है राजा। कौन? ये मीर खलीफा। और जबकि राजा कौन बनेगा? हुमायूं। इसकी बहन है हुमायूं की, जिसका नाम है गुलबदन बेगम। उसी ने हुमायूं नामा लिखा है। तो हुमायूं, ये मीर खलीफा चाहता है किसी प्रकार से, ये बाबर का दामाद है जिसका नाम है मेहंदी राय ख्वाजा, ये चाहता है कि इसका दामाद मेहंदी राय ख्वाजा बने। लेकिन इसकी बहन इस प्लान को तोड़ती है और हुमायूं का राज्याभिषेक करवाती है और इन दोनों को पकड़ के जेल में डाल देती है। अब होता है हुमायूं का राज्याभिषेक। जब हुमायूं का राज्याभिषेक हो जाता है तो हुमायूं सोचता है कि यार अब ठीक है, लेकिन अयास मिजाज का था। कुछ समय पहले मैं अगर बात करूं तो जब हुमायूं का राज्याभिषेक नहीं हुआ था तो बाबर इसको हुमायूं की एक व्यक्ति की मिसाल दिया करता था जिसका नाम था फरीद। ये फरीद है कौन? ये फरीद जाति से अफगान है। क्या है? अफगान। ये चंदेली के युद्ध में बाबर के साथ, जब चंदेली का युद्ध हुआ था अफगानों के खिलाफ, तो ये बाबर के मुख्य सैनिक के रूप में आया था। और आज देखो इस फरीद को, ये दक्षिण बिहार का शासक बना बैठा है। कहाँ का? दक्षिण बिहार का। तो हुमायूं को समझाता है, कहता देख इस फरीद को, जब ये आया था तो इसके पास कुछ नहीं था, आज दक्षिण बिहार का राजा बना बैठा है। ये फरीद है कौन? अगर इसकी बात करूं तो ये जात से है अफगान। इसका एक मित्र था जिसका नाम था बहार खां लोहानी। क्या नाम था? बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी और फरीद रास्ते में जंगल में जा रहे थे, तो जाते समय एक सामने से एक शेर आ जाता है। तो बहार खां लोहानी पीछे ऐसे हाथ करता है फरीद बहार खां लोहानी को, और फरीद के हाथ में एक तलवार थी। तलवार की एक ही वार में शेर की गर्दन को अलग कर देता है और उसी से प्रसन्न होकर बहार खां लोहानी ने इसको नाम दिया था शेर खां। क्या नाम दिया था? शेर खां। तो ये शेर खां
की उपाधि शेर खां की उपाधि प्रदान की थी बहार खां लोहानी ने, किसको? फरीद को। अब समझना, कुछ समय बाद इस फरीद निसंतान था बहार खां लोहानी, इसके कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बाद इसकी किस्मत चमकती है फरीद की और इसकी हो जाती है मृत्यु। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी विधवा, जिसका नाम था दूदू बेगम, क्या नाम था? दूदू बेगम, इसके साथ निकाह करता हुआ फरीद दक्षिण बिहार का शासक बन जाता है। कहता है अब देखो, तो बाबर समझाता है इसको, कहता है देख इसको, इसके पास कुछ नहीं था, आज दक्षिण बिहार का शासक बना है। बेटा मुझे तो लगता है ये फरीद तलवार के दम पर तेरा राज्यपाट छीन लेगा। तो ये फरीद भी वहीं बगल में बैठा रहता है। कहता है माफ़ करना बादशाह, आपके पुत्र के लिए तो मुझे तलवार की ज़रूरत नहीं, हर तरीके से परिचित था इस फरीद हुमायूं से। ये कौन? ये फरीद। कहता है मुझे सब पता है इसकी कमजोरी कहाँ है और इसकी शक्ति कहाँ है। अब समझना, जैसे ही इसका होता है राज्याभिषेक हुमायूं का, तो हुमायूं सोचता है कि यार अपने आप को ये राजा जब बन जाता है तो इसके अंदर एक घमंड आ जाता है। सोचता है कि अब मैं राजा बन गया हूँ, तो ये अपने आप को चेक करने लगता है। तो उस समय अगर बात करूँ तो दो ही शक्तियाँ हैं, एक है शेर खां और दूसरा है महमूद लोदी। कौन? महमूद लोदी। ये दो शक्तियां हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गुजरात का शासक है जिसका नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह ये सोचता है कि इसको भी पता है कि नया राजा कैसा है, अयास मिजाज का है, तो ये भी सोचता है कि किस प्रकार से मैं इसको अपने कब्जे में ले लूँ। और शेर खां तो परिचय है, चित है किससे? हुमायूं से। शेर खां को हकीकत पता है इसके बारे में कि ये किस लायक है। तो ये हुमायूं सोचता है कि जब मैं राजा बन गया हूं तो मैं अपने आप को चेक करने लगता है। सोचता है कि मैं भिड़ूं तो किसी बड़े से भिड़ूं। अगर कभी भी आपकी ज़िंदगी में ये आ जाए कि अगर आपको घमंड आ जाए कि मैं क्या बन गया हूँ, तो अपने से छोटे से मत भिड़ना तो बड़े से भिड़ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं क्या बन गया हूँ। या तो वो बना के भेज देगा, छोटों से भिड़ोगे तो वैसे ही वो हारा हुआ। तो ऐसे ही ये सोचता है कि मैं किससे भिड़ूं। ये इधर से अभियान चलाता है गुजरात पर और बहादुर शाह के खिलाफ अभियान चलाता है और इसको संधि करने पर मजबूर कर देता है और इसके साथ संधि हो जाती है। इसके बाद ये कलिंजर का एक शासक है जिसका 1500 बाद आ जाती है 1531 की। 1531 में कलिंजर पर अभियान चलाता है प्रताप रुद्रदेव के साथ। किसके? प्रताप रुद्रदेव के साथ। अब समझना, इस प्रताप रुद्रदेव के साथ जैसे ही अभियान चलाता है और इसको संधि करने पर मजबूर कर देता है और ये आगे बढ़ता है और जा रहा है कहाँ? आगरा। तो ये महमूद लोदी सोचता है कि यही एक मौका है किससे? हुमायूं से निपटने का। अभी थका मांदा आया है वहाँ से युद्ध करके, मैं इससे निपट लेता हूँ और इसको अपने कब्जे में ले लेता हूँ, इसको भयंकर मार देता हूँ और पूरा आगरा और दिल्ली वाला क्षेत्र ले लेता हूँ। तो जैसे ही ये महमूद लोदी यहाँ पे अपनी सेनाओं के साथ खड़ा है और ये है दोहरिया नामक स्थान। आगरा जा रहा है हुमायूं, कहाँ से? कलिंजर से, प्रताप रुद्रदेव को परास्त करने के बाद। बात आ जाती है 1532 की। तो 1532 में उल्लेख मिलता है कि दोहरिया नामक स्थान पे हुमायूं और महमूद लोदी ये इब्राहिम लोदी का भाई है और इसके साथ ये युद्ध करता है दोहरिया नामक स्थान पे। दोहरिया नामक स्थान पे जैसे ही खड़ा है, यहाँ से हुमायूं आता है। हुमायूं इसके 20 लाठी मारता है महमूद लोदी के, इसके होश ठिकाने लग जाते हैं और ये भागता हुआ फिर वहाँ चला जाता है शेर खां। और वही चुनार पड़ता है बिहार में। ये दोनों मित्र हैं। तो हुमायूं भी सोचता है कि भागता कहाँ है, कहाँ तक जाएगा। हुमायूं भी इसका पीछा करता है और पीछा करते हुए हुमायूं चुनार का घेराबंदी कर देता है। कहता है कहाँ तक, कब तक बड़ा रहेगा, निकल बाहर देखता हूँ। और यही
इन दोनों को, शेर खां को और हुमायूं को, इसको महमूद लोदी को 6 महीने तक घेराबंदी किए रहता है और संधि करने पर मजबूर कर देता है। कहता कर दिया ना इलाज इसका भी और यहाँ भी। कहता यही करता था मेरा बाप, काम समाप्त। अब ये सोचता है कौन? हुमायूं। कहता यार मज़ा आ गया, बड़ा जो ये जो है तो उछल कूद मचा रहे थे। अब कुछ समय बाद आगे की कहानी समझो। कुछ समय बाद ये हुमायूं फिर जाता है कहाँ? आगरा। आगरा से शासन चलाता है और ये शेर खां फिर से जो है चुनार के चारों आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। जब इस पर कब्जा कर लेता है तो अब यहाँ समझना, हुमायूं सोचता है, जब हुमायूं ये कहता है अब मैं राजा हूँ, अपने आप को झूठा राजा घोषित करता है, तो हुमायूं से कोई बताता है कि ये तो अपने आप को कहता है कि किसी को अगर तकलीफ हो तो मेरे से आकर मिलो, जबकि रियल राजा तो आप हैं। हुमायूं कहता अभी फिर से मैं जाके इसका काम तमाम कर देता हूँ। तो हुमायूं फिर वही जाता है, कहाँ? चुनार। हुमायूं सोचता है कि जाऊँगा, इसका घेराबंदी करूँगा, ये संधि करने को मजबूर हो जाएगा, वही पुरानी टेक्नोलॉजी। लेकिन इसको पता ही नहीं था कि उस बार तो बेचारा ये शेर खां किसके चक्कर में आके फंस गया था? महमूद लोदी की। इसको जैसे ही ये जाता है और चुनार का घेराबंदी करता है तो यहाँ से चुनार से निकल के शेर खां कहाँ पहुँच जाता है? बंगाल पहुँच जाता है। कहाँ? बंगाल। कहता ले पकड़ ले। जैसे ही ये बंगाल पहुँचता है शेर खां तो हुमायूं भी पीछे पीछे चला जाता है बंगाल। कहता है भाग, कहाँ तक जाता है? और बंगाल का जो है तो फिर ये घेराबंदी कर देता है और उसी समय फिर इसको संधि करने पर मजबूर कर देता है। कहता है बहुत उछल कूद मचा रहा है और परास्त कर देता है, भयंकर मार देता है और संधि करवाता है। इसके बाद बात आ जाती है कहाँ की? 1538 की। अब समझना, यहीं पे बंगाल की उस समय राजधानी थी गौड़। कौन सी? गौड़। इसी गौड़ में हुमायूं लाशों का ढेर देखता है और इसी गौड़ को एक नया नाम देता है जिसका नाम था जन्नताबाद। अब हुमायूं को कितने साल हो गए? 1531 से 1538, 8 साल हो गए। कहीं हुमायूं, कहीं महमूद लोदी, कहीं जो है तो बहादुर शाह, कहीं शेर का। करते करते अफीम का शौकीन था, ज्योतिष का अंधा भक्त था, शराब मिली नहीं थी तो यहीं पे बोतल खोलता है और खींचता है। कहता है आप, और यहीं 8 महीने ये विश्राम करता है। कितना? 8 माह। कहता है यार रेस्ट ही नहीं किया, बहुत साल हो गए, 8 साल हो गए, और यहीं 8 महीने इसी बंगाल की राजधानी गौड़, और इसी को एक नाम देता है जन्नताबाद। क्या नाम देता है? लाशों का ढेर देख के एक नाम देता है जन्नताबाद। अब कहता है 8 महीने आराम से रेस्ट करता है, डेली का डेली बोतल खुल रही है। अब आगे की कहानी समझना। अब ये यहाँ से कौन? ये शेर खां निकल जाता है और निकल जाने के बाद ये धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूर करने लगता है। और उत्तर प्रदेश, अगर यहाँ पे अगर बात करूँ मानचित्र के सापेक्ष तो समझिएगा, अगर मानचित्र के सापेक्ष देखें तो पहले उत्तर प्रदेश आता है, फिर आता है आपका बिहार, और फिर आता है कौन? बंगाल। और बंगाल में बैठा है कौन? हुमायूं। और यहाँ बैठा है कौन? ये आ जाता है भाग के शेर खां कहाँ पे? बिहार। और बिहार में अगर देखा जाए तो ये अपनी शक्ति मजबूर करने लगता है, कड़ा, मानिकपुर, कन्नौज, बहराइच, इस पे कब्जा कर लेता है। हुमायूं को ये बात पता ही नहीं चलती। हुमायूं जैसे ही अब आगरा की ओर बढ़ता है तो ये बिहार में खड़ा है चौसा नामक स्थान पे, एक ऊंचे टीले पे। कौन? शेर खां। हुमायूं कहता है अरे उधर कर क्या रहा है? कहता है ये तो मेरा घर है, मैं अपने घर में खड़ा हूँ, कैसे खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तुझे क्या मतलब? कहता है तेरा घर? तब पता चलता है कि इसने तो यहाँ पे कड़ा, मानिकपुर, बहराइच, इसमें कब्जा कर लिया है। किसने? शेर खां ने। अब समझ। तो कहता अच्छा। हुमायूं को गुस्सा आता है, कहता है हिम्मत है तू इधर आ। और ये शेर खां खड़ा है ऊंचे टीले पे। कहाँ पे? ऊंचे टीले में एक ये शेर खां खड़ा है, हुमायूं खड़ा है नीचे। ये गंगा का मैदानी भाग है चौसा,
यहीं पे शेर खां खड़ा है। हुमायूं कहता है हिम्मत है तो तू इधर आ, तू इधर आ। यही होते होते वर्षा ऋतु आ जाती है और बात आ जाती है 29 जून 1539 की। कब की? 1539। और यहीं ये एक नदी बहती है जिसका नाम है कर्मवासा नदी। क्या नाम है? कर्मवासा। गंगा की सहायक नदी है कर्मवासा नदी। उल्लेख मिलता है कि इस नदी में बाढ़ आ जाती है और हुमायूं का पूरा गोला बारूद इसी नदी में बह जाता है और हुमायूं बिना युद्ध लड़े पूरा का पूरा सैनिक घोड़ा, हुमायूं भी घोड़ा समेत इस कर्मवासा नदी में बह जाता है। अब समझना, उल्लेख मिलता है कि ये कर्मवासा नदी जो गंगा की सहायक नदी है, अगर मैथोलॉजिकल भाषा में अगर बात करूं तो उल्लेख मिलता है कि इसमें नहाने से कर्मों का नाश हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। साइंटिस्टिक भाषा में अगर बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है कर्मवासा नदी में। अगर इसमें आप नहा लेते हैं तो फफोले पड़ जाते हैं, फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसी में ये नदी में ये हुमायूं बह जाता है पूरा गोलाबाद। तो वहीं पे उल्लेख मिलता है कि जब नदी में बह रहा था तो एक भिश्ती जिसका नाम था निजाम सिक्का। क्या नाम था? निजाम सिक्का। ये निजाम सिक्का मछली पकड़ रहा था तो उस समय देखता है कि कोई नदी में बहा जा रहा है, तो ये जाता है और उसको पकड़ के लाता है खींच के। कहता है कौन है रे तू, जब तुझे तैरना नहीं आता तो मरने क्यों गया है? हुमायूं कहता है मेरी तो किस्मत खराब है, नहीं तेरी ही औकात क्या थी पूछने की। कहता है तू चंद्रमा से बोल रहा है, तेरी इतनी औकात कहाँ से है? मेरी तो किस्मत खराब है। कहता है मैं भारत का बादशाह हुमायूं। तो निजाम सिक्का सिर पकड़ के बैठ जाता है। कहता है अगर मुझे ऐसा पता होता कि तू तैमूर वंश का वंशज है तो तुझे मैं उधर ही मार डालता। हुमायूं उससे हाथ जोड़ता है, कहता है गलती तैमूर ने की, सजा मैं भुगतूं। कहता है अगर तूने मुझे बचाया है तो तुझे एक दिन का भारत का बादशाह अवश्य बनाऊंगा। अगर मैं एक बार दोबारा राज जीतता हूँ, अगर मैं दोबारा भारत का बादशाह बनता हूँ, तुझे एक दिन का भारत का बादशाह अवश्य बनाऊंगा। अब समझना। और यहाँ से हुमायूं बेचारा भागता हुआ चला जाता है आगरा। कहाँ? आगरा। अब समझना, आगरा से कुछ समय बाद ये आगरा से हुमायूं अभियान चलाता है शेर शाह सूरी के खिलाफ। किसके साथ? शेर शाह सूरी के खिलाफ। 17 मई 1540 को अभियान चलाता है जिसे नाम दिया गया है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कौन सा? बिलग्राम का युद्ध। और इसमें हैदर अली दोगरा इतिहासकार लिखता है कि ये एक ऐसा निर्णायक युद्ध था कि इसमें न तीर चली न भाला, और ये पानी में युद्ध हुआ था, नावों से युद्ध हुआ था। और इसमें जो है ये विशालकाय सेना को देखकर शेर शाह सूरी की ये हुमायूं वहाँ से भाग जाता है और भागता हुआ इसका भाई एक साथ देता है अस्करी, और ये अस्करी इसको भेज देता है अमरकोट। कहाँ पे? अमरकोट। अमरकोट इसको जब ये भेज देता है कौन? अस्करी। अमरकोट पड़ता है पंजाब में, तो पंजाब वाले क्षेत्र में रहता है कौन? हुमायूं। राणा वीर साल के महल में। कहाँ? राणा वीर साल के महल में। अब बेचारा वहीं एक महल में दिन भर छिपा रहता है, करे तो क्या करे, बड़ा अयास मिजाज का शासक था। ये दिन भर राणा वीर साल के महल में रहता है हुमायूं। राजा था एक जिसका नाम था वीर साल, इसी के महल में रहता है, अयास मिजाज का था बेचारा, क्या करे, दिन भर इसी घर में बिल्डिंग में छिपा रहता है। जब इसको फुर्सत मिलती है तो खिड़की से झांकने लगता है। जब डेली देखता है तो यहीं पे उल्लेख मिलता है कि एक मस्जिद थी। क्या थी? मस्जिद। मस्जिद में थे एक मौलवी जिसका नाम था मीर बाबा अकबर। क्या नाम था? मीर बाबा अकबर। इसी की एक पुत्री थी और ये मीर बाबा अकबर हिंदल के गुरु हैं, और हिंदल भाई है किसका? हुमायूं का। ये इसके गुरु हैं, और इन्हीं की एक पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। अब समझ,
हुमायूं जैसे ही खिड़की से देखता है तो इस पर नज़र पड़ती है 13 वर्ष की हमीदा बानो बेगम पर। उसी समय हुमायूं गाना गाने लगता है, मेरे रस के कमर तेरी पहली नज़र। अब समझना, हुमायूं सोचता है अब हुमायूं बेचारा करे तो क्या करे। 24 घंटे में से हुमायूं के पूरे 18 घंटे इसी खिड़की में व्यतीत होते हैं। बेचारा करे तो क्या करेगा, इसका दिल जरूर जलता है, कर कुछ नहीं पाता। अब ये सोचता है कि यार करूं तो क्या करूं। तो उसी समय ये जाता है हुमायूं राणा बीरसाल के पास, कहता है यार ये बताओ ये कौन है। कहता है तू आराम से यहीं शांतिपूर्वक रहो। कहता है बाद में बात करता हूँ, ये बहुत व्यस्त था। फिर ये जाता है अपने भाई के पास, हिंदल के पास, और हिंदल के ये गुरु हैं मीर बाबा अकबर, इन्हीं की ये पुत्री हमीदा बानो बेगम। जब उसके पास जाता है हिंदल के पास, तो हिंदल से कहता है यार, हिंदल कहता है क्या है। कहता है सपनों पे नैना, वो गाना नहीं है वो, नैनों पे सपना सपनों पे सजना सजनी पे दिल आ गया। तो ये कहता है कि इसमें कुछ नहीं रखा है इन बातों पे। कहता है काम में ध्यान दे। ये कहता है अपना तो घर बसा लिया, बड़ा भाई ऐसे ही घूमता रहेगा। फिर कहीं इसके पास कहीं इसके पास ऐसे जाते जाते ये दोनों मिल मिला के इसकी शादी करवाते हैं। 29 अगस्त 1541 को हमीदा बानो बेगम के साथ इसका विवाह हो जाता है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। खुद का घर नहीं है और विवाह हो गया किसके साथ, हमीदा बानो बेगम के साथ। ऐसे ही एक दिल्ली में चांदनी चौक में एक लड़की खड़ी थी, तो एक लड़का आराम से आता है, ऐसे वैसे करता है और कहता है मैडम से, कहता है, और मैडम को लाइन वाइन देता है। तो मैडम उसको कहती है मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ जैसे समझते हो। तो वो कहता है दीदी चेक करने का फर्ज तो बनता ही है। तो ऐसे ये भी चेक कर रहा था, कौन, ये हुमायूं, और यहाँ इसका क्या हो गया, काम बन गया। तो आगे की कहानी मैं अकबर की कहानी फिर मैं बात में लेकर आऊँगा। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपके सबसे अच्छे जो है, अगर आप इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं फुल एनर्जी के साथ आपको अकबर की कहानी लेकर आऊँगा, उसी में अकबर को समझाऊँगा। और अकबर के बाद इसके बाद अकबर का कैसा प्यार हुआ किसके साथ, एक उसकी लड़की थी जो है, क्या नाम था, आगे उसकी कहानी समझाएंगे कैसे कैसे अकबर जाता है और लाडली बेगम के साथ कैसे कैसे इसका विवाह होता है। अकबर की भी बहुत अच्छी स्टोरी है, उसको भी लेकर आएंगे। खुश रहिए। महिलाओं, बच्चों, अन्नदाताओं का सम्मान करिए, सैनिकों का सम्मान करिए। यही देश की शान है, यही देश की